कंसर्न, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल्स में भी आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले एक्चुअल में हमें पढ़ना था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक उसके बाद आता है। ठीक, बट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ सिलेबस दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको नहीं पढ़ना है वो। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पढ़ रहे हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको फॉलो करना है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पता होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी किस में यूज़ करके आए हो, किस में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में आपने पढ़े भी। ठीक है, कि अगर कोई दो रेसिस्टेंसेस सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, दो रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, हम केवल उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे, फटाफट उसको ब्रीफ में बताएंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमने कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से कैपेसिटेंसेस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे वो कॉम्बिनेशन सीरीज में हो चाहे वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि व्हेन two or more resistors are in series, क्या अगर दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स किस में हो, सीरीज में हो, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू जो रेसिस्टर्स हैं उनका डायरेक्ट सम R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जितने रेसिस्टर्स सीरीज में हैं उनको आप जोड़ते जाएंगे। ठीक, यानी रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन विच आर इन सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, सभी रेसिस्टेंसेस को आप जोड़ देंगे। ठीक है, कैपेसिटर्स में यही चीज क्या आ रही थी, सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ रहा था। ठीक, रेसिस्टर्स में अलग होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर कोई दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशंस रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे थे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, जहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रेसिस्टर्स का, उसको हम इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, जब सीरीज में हो पैरेलल में हो आप ये लगा लेंगे। लेकिन कई बार सर्किट कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक, उसमें ना तो वो सीरीज में दिख रहा होता है और ना ही वो पैरेलल में दिख रहा होता है। कैसे नहीं दिख रहा है, जैसे इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इसमें क्या है, इन दो पॉइंट्स पर अलग पोटेंशियल होगा, भाई यहाँ से जो करंट चला वो यहाँ तक जाएगा। ठीक, अब यहाँ जाकर करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है वो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी नहीं होगा। यानी इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको ना तो आप सीरीज में कह पाओगे और ना ही पैरेलल में। ठीक है, तो उस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए चार्ल्स व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक सर्टेन कंडीशन फाइंड आउट की। ठीक, और उस कंडीशन के बेसिस पर इस टाइप के सर्किट्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, क्या हुआ, चार्ल्स व्हीटस्टोन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी ब्रिज के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने ये बताया था कि इस ब्रिज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बातें ध्यान में रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर्स होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आती है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आता है, और जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज?
तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, 4 और 5 रेसिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड लाइक दिस। अगर 4 या 5 रेसिस्टेंसेस जिनको इस तरह से जोड़ दिया जाए, उनको ही हम क्या कह देंगे कि वो जो कॉम्बिनेशन बन गया दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसकी भी बात कर लें। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 रेसिस्टेंसेस हैं P, Q, R और S। इन चारों को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के अलोंग सेट कर दिया है। ठीक, इस पैरेललोग्राम को मैं नाम कर रही हूँ, नेम करती हूँ पॉइंट, दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, और आई मस्ट से दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। ओके, ऐसे नेम करते हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम बन गया A, B, C, D, ठीक, इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स के अलोंग हमने 4 रेसिस्टेंसेस रख दिए P, Q, R एंड S। ठीक, ये 4 रेसिस्टेंसेस रखे और इसके एक डायगोनल के अलोंग, BD डायगोनल के अलोंग हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया दैट इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये क्या है, इट इज अ गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट इन सर्किट। इसके बारे में आपने इसी साल पढ़ा है, इससे पहले आपने वोल्टमीटर पढ़ा है, अमीटर पढ़ा है। ठीक, गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है इस साल, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर करता क्या है, इसका यूज क्या है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट है या नहीं है, इस बात को डिटेक्ट करना है, जस्ट पता लगाना है कि है कितना है, उससे हमें मतलब नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर यही पता करता है कि ये इस सर्किट में करंट है या नहीं है, जिस ब्रांच में इसको लगा रखा है उस ब्रांच में करंट है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखिए, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, इट डिटेक्ट्स द करंट। ओके, नाउ इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने एक सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज है V, और यहाँ पर एक की लगा दी। ठीक, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वाली लाइन में एक और की है जिसको हम KG कह रहे हैं, की इन गैल्वेनोमीटर ब्रांच, और यहाँ पर जो की है इसको हम कह रहे हैं KC, की अलोंग सेल ब्रांच। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे बाय किरचॉफ्स लॉ, फिर इसकी कंडीशन को हम हर फॉर्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, V वोल्ट का सेल लगा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमें पता है सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, अब यहाँ से मान लेते हैं कि I करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। कितना करंट, I। ठीक, कितना करंट फ्लो हुआ, I करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। I करंट यहाँ तक चला गया, A पॉइंट पर चला गया। अब A पॉइंट पर जंक्शन है, जंक्शन पर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं कि इस आर्म में, AD आर्म में करंट गया I1, ठीक, और AB आर्म में करंट चला गया I2। ये हमने एज्यूम किया। ठीक, एक मिनट, इसको I2 भी मत कहिए, इसको कहिए प्रॉपरली I माइनस I1। वेरिएबल्स जितने कम रखें उतना अच्छा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर I1 करंट गया P रेसिस्टर के अक्रॉस, तो बचा हुआ कितना करंट है, I यहाँ से आ रहा था, I माइनस I1 बच गया, वो इधर जाएगा। ठीक, और ये जो करंट इधर जा रहा है, ठीक, इस करंट की बात करें तो ये यहाँ जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट पर बात करें, D पॉइंट पर, ये I1 करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब मान लेते हैं कि इस आर्म में, गैल्वेनोमीटर की आर्म में करंट जा रहा है I इंटू जी, IG किस लिए कह रहे हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, इसलिए इसमें माना करंट IG जा रहा है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, भाई यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ IG चला गया, तो यहाँ कितना रह गया, I1 माइनस IG, इतना करंट बच गया।
ठीक है। अब यहाँ से करंट आ रहा है I माइनस I1 इधर आ रहा है, यहाँ से करंट आ गया IG, तो यहाँ जाएगा कितना? I माइनस I1 प्लस IG, कितना जाएगा इस आर्म में? इस आर्म में करंट जा रहा है I माइनस I1 प्लस IG। ये है I माइनस I1 और इसके साथ हमें ऐड करना है I माइनस I1 प्लस IG। ठीक, अब देखो यहाँ से I1 माइनस IG करंट आ रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है I माइनस I1 प्लस IG, इतना करंट जा रहा है। अब ये दोनों मिलके यहाँ पर कितना करंट भेजेंगे? I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो यहाँ माइनस IG, यहाँ प्लस IG, यहाँ माइनस I1, यहाँ प्लस I1, तो दोनों कट गए, बचा क्या? I। कितना बच गया? I। ठीक है, तो यहाँ पर I करंट इस पाथ में फ्लो हो रहा है। ठीक, और सही बात है भाई, सेल ने I करंट दिया तो उसके पास वापस भी कितना पहुंचेगा? I करंट ही आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यानी एक्चुअली वी हैव डिवाइडेड द करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों ब्रांचेस में हमने करंट डिवाइड कर दिया। ठीक, ये हमारा मानना है। अभी तक हमने की बंद नहीं किया, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वाली की बंद करेंगे जो गैल्वेनोमीटर के साथ है। ठीक, दिस की इज क्लोज्ड, इस की को आपने क्लोज किया, आप इसको सीधा भी बना लें तो कोई गलत नहीं। ठीक, और फिर हमने सेल वाली की को भी क्लोज कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ से I करंट गया, I करंट में से I1 करंट इधर चला गया, I माइनस I1 इधर गया। अगर IG इधर गया है तो बचा हुआ करंट I1 माइनस IG इधर जाएगा। यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I प्लस I1 आ रहा है, दोनों मिला के यहाँ कितना हो जाएगा? I माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। कल हमने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से बेस्ड, इसको भी उसी से सॉल्व करेंगे और फिर इसकी एक मजेदार कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए देखो, फोर रेसिस्टर्स P, Q, R and S are connected as shown in figure. As shown in figure. ठीक, इस तरह से हमने कनेक्ट किए। अब नाउ हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ अप्लाई करके तो हमने पूरे के पूरे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पूरे सर्किट में। ठीक है, नाउ इन लूप, अब यहाँ पर कितनी लूप है? बहुत सारी लूप है। कौन कौन सी? एक तो ये A, D, B, दूसरी B, D, C, तीसरी यहाँ से B, A, B, C, B, ये भी एक लूप है। ठीक है, इनमें से जो मर्जी आए आपको, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब ले सकते हैं। अभी हमारे काम की कौन सी दो लूप्स हैं? एक तो ये वाली A, D, B और B, A और दूसरी कौन सी है? B, C, D, B। क्लियर? चलिए, तो पहले हम बात करते हैं इन लूप A, B, D, A। कौन सी लूप में? A, B, D, A लूप में बात करें तो यहाँ पर पहले तो हमें हमारा पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पाथ डिसाइड किया, मान लीजिए ये पाथ मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक, ये है लूप 1 और इसके अंदर लूप 1 और इस लूप के अंदर हमने करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मान ली? नहीं सॉरी, करंट की नहीं, हमारे पाथ की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मानी कि भाई हम इस तरह से चलेंगे इसमें। ठीक है, हम इस तरह से जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके, यहाँ से शुरू करो, करंट इधर जा रहा है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस I इंटू R क्या आएगी वैल्यू? नेगेटिव। ठीक, क्योंकि हम दोनों पैरेलल जा रहे हैं, पाथ भी I के पैरेलल है,
तो ये आ जाएगा माइनस I1 इंटू रेसिस्टेंस P। ठीक, ये इस बात के लिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इस बात में आ जाओ। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है IG, और इसका रेसिस्टेंस यहाँ ऊपर लिख दीजिए, G इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का भी खुद का कुछ रेसिस्टेंस है और वो कितना है G। हम क्या मान रहे हैं उसको, G। ठीक, अब करंट इधर जा रहा है इसमें से और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कितना होगा, माइनस साइन के साथ यूज करेंगे कि हम पैरेलल जा रहे हैं करंट के, तो IG इंटू G। ठीक, अब इधर आ जाओ, यहाँ से यूं चले तो I माइनस I1 करंट इधर है और हम इधर जा रहे हैं, यानी प्लस I माइनस I1 इंटू रेसिस्टेंस है R। अब और कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं है, हमारा क्लोज पाथ पूरा हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी माइनस I1P माइनस IG इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई, हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ इन लूप, अब दूसरी लूप कंसीडर करते हैं। ये है हमारी दूसरी लूप, इसमें भी यूं मान लें, ये लूप नंबर 2। ठीक, पाथ की डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, नाउ इन लूप बी सी, एक मिनट, इसकी डायरेक्शन में ही लिखना है। जिस डायरेक्शन में आपने पाथ माना है ना, आप उसी डायरेक्शन में लूप की वैल्यूज लिखिए या लूप का नेम करिए। तो ये ए, हम किस डायरेक्शन, ए से गए डी पर, डी से गए बी पर और बी से वापस ए पर, ये हमारी लूप की डायरेक्शन है। ठीक, यहाँ पर हम किस बात में जा रहे हैं, बी, बी टू डी, डी टू सी एंड अगेन बैक टू बी। ठीक, बी डी सी बी लूप में वापस आ रहे हैं। ठीक है, नाउ इस लूप में अप्लाई करें तो इस लूप में क्या होगा, देखो यहाँ से चलो, I1 माइनस IG करंट इधर जा रहा है, क्यों, उसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस I1 माइनस IG। एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव साइन लगा रहे हो तो I1 माइनस IG को ब्रैकेट में रखना, ताकि ये नेगेटिव साइन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस इज Q। ठीक, अब इधर आ जाओ, इस पाथ में हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इधर आए तो S रेसिस्टेंस है और करंट कितना है यहाँ पर, I माइनस I1 प्लस G, तो इसके साथ ही लिख देती हूँ मैं, प्लस IG इंटू S। ये कहाँ हुआ, इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस S रेसिस्टेंस में हुआ। ठीक, इधर आ जाओ, गैल्वेनोमीटर में चलते हैं, IG करंट इधर आ रहा है, हमारा पाथ ऊपर की तरफ है, तो अगेन वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव प्लस। ठीक, IG गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है G, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, पहली और दूसरी इक्वेशन जो हमें मिली, इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो इन दोनों इक्वेशंस में 1 और 2 में यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं है, जनरल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया जाए तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन हमें इसकी बात नहीं करनी, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं तो हम इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लें, फिर इसके आगे चलते हैं। चलें आगे, देखिए, नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन, एक कंडीशन होती है बैलेंस्ड कंडीशन, जिसको नाम ही क्या दिया जाता है, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, तो बैलेंस्ड कंडीशन इज
कि अगर ऐसा हो जाए कि इस पूरे सर्किट में ये दो इक्वेशंस हो गए, इसलिए मैं इसके बीच के ये पॉइंट्स मिटा रही हूँ यहाँ से ताकि ये थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, अब देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये D पॉइंट और ये B पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाए। ठीक, ये जो रेजिस्टेंस P, Q, R और S हैं, इनको हम इस तरह से जमाएं या इस तरह से इनको एडजस्ट करें कि इस बीच वाले या D पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक, यानी जो पोटेंशियल B पर है वही पोटेंशियल D पर हो जाए, तो क्या इस पाथ में से करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, दूसरा लो पोटेंशियल पर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तभी करंट फ्लो करता है। ठीक, अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ही करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि D और B इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो, ठीक, यानी D और B पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इस पाथ में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, यानी इन बैलेंस्ड कंडीशन, यही होती है बैलेंस्ड कंडीशन। क्या होती है बैलेंस्ड कंडीशन? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D becomes equal to potential of point B and current through this path is 0। और इस पाथ के क्रॉस करंट जाएगा ही नहीं। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाने का भी कारण यही है कि हम यही देखते हैं कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, उसकी नीडल मूव करेगी, और अगर नहीं जाएगा तो नीडल जहाँ है वहीं रहेगी। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक, तो इन बैलेंस्ड कंडीशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0। IG क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब IG 0 हो गया तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? पहले फटाफट इसको उतार दीजिए, फिर यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे IG इज इक्वल टू 0, दैट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन में IG इक्वल टू 0 होगा। ठीक, IG इक्वल टू 0 होने का मतलब कि ये इक्वेशन दोनों क्या बन जाएंगे, उनको हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। देखिए, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन में IG 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस I1 इंटू P। IG 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक, ये एक्सप्रेशन आई। यहाँ से ये तो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें, इसके हिसाब से आ गई। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करें IG इज इक्वल टू 0। ये क्या कैसे आया हमारे पास? सब्स्टिट्यूट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक, नाउ इन इक्वेशन 1 में आपने पुट किया तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। एंड IG इज इक्वल टू 0 जब आपने पुट किया इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपने पुट किया तो ये कितना आ गया? यहाँ से इसमें पुट करते हैं तो IG की वैल्यू 0, तो ये तो आ गया माइनस I1 इंटू Q प्लस यहाँ पर कितना I माइनस I1, IG तो 0, तो I माइनस I1 इंटू S, ठीक, प्लस IG इंटू G 0 हो गया इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक, अब इन दोनों में देखो, यहाँ से इस I1P को वहाँ ट्रांसफर कर दें। ठीक, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस I1P। सिंपली लिखिए आप I1 इंटू P, जिसको मैं यहाँ से मिटा के वहाँ लिख रही हूँ, एक ही बात है। ठीक, इस I1 इंटू Q को भी उधर ले जाते हैं तो I1 इंटू Q उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? प्लस I1 इंटू
Q. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक, अब ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई और अब इन दोनों इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे बैलेंस्ड कंडीशन कि उसके लिए कंडीशन क्या आएगी IG 0 होने के लिए. ठीक है, अब देखो इसको और डिवाइड इक्वेशन 4 by 3. इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर दो. उल्टा लिखिए ज़्यादा है. इक्वेशन 3 by 4. डिवाइड इक्वेशन 3 by 4. 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R. ठीक, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी. इसको डिवाइड कर रहे हैं हम बाय फोर्थ इक्वेशन. तो फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो I1Q वाला इधर लिखेंगे. तो ये I1Q और यहाँ आ जाएगा I माइनस I1 इंटू S. ये आ गया. एक्चुअली में मैंने क्या किया, इसको और इसको डिवाइड करूँगी तो इस साइड क्या आ जाएगा I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू S. ठीक है, ये आया तो I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल. क्या इक्वेशन आ गई P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S. ये है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यानी कि हमने IG0 कब होगा जब P रेसिस्टेंस की वैल्यू और Q रेसिस्टेंस की वैल्यू का जो रेशियो है वो R और S के रेसिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होगा. तो यही कंडीशन हमें मिलती है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि P बाय Q इक्वल हो जाए R बाय S, इस तरह से इनकी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा बैलेंस्ड कंडीशन. और उस कंडीशन में इस IG पाथ में करंट क्या होगा 0. गैल्वेनोमीटर के पाथ में करंट क्या हो जाएगा 0. ठीक, तो यही बैलेंस्ड कंडीशन है. क्लियर? ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, इससे आगे बढ़ते हैं. फिर मजेदार एक और बात बतानी है आपको इसी में. ठीक, यानी करंट कितना भी जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि इन रेसिस्टेंसेस की रेशियो. अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, P के साथ S लिख दो, Q के साथ R लिख दो, या P बाय R विल बी इक्वल टू Q बाय S, ऐसे भी लिख सकते हो. यानी P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S. यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो भी सेम रहेगा, इन दोनों का और इन दोनों का भी रेशियो सेम रहेगा इन बैलेंस्ड कंडीशन. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. चले आगे. चलिए, तो इससे आगे फटाफट एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें जो यहाँ पर आपको समझानी है. देखो, अब अगर गैल्वेनोमीटर की जगह कोई रेसिस्टेंस लगा दे तो क्या होगा, क्या करते हैं, ये जो बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इसकी जगह पर यहाँ पर क्या कर दें, एक रेसिस्टेंस लगा दें जिसको कहते हैं हम R, नहीं आपको ऑलरेडी है T. ठीक, बीच वाले में आप कोई रेसिस्टेंस लगा दीजिए T. ठीक है, अब जो रेसिस्टेंस आपने T लगाया उस T में से अगर करंट जाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन अगर है, आप देख लेंगे P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S है या नहीं. ठीक, आप क्या चेक कर लेंगे, इफ P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो T रेसिस्टेंस, और आई मस्ट से रेसिस्टेंस T इज ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर करंट ही नहीं जा रहा है. उसके अंदर करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नहीं होगा. करंट ही नहीं जा रहा है तो चाहे ये रेसिस्टेंस हो या ये वायर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, यानी जब ऐसी कंडीशन हो और इस तरह से आपको ब्रिज दे रखा हो, बीच में फिफ्थ रेसिस्टेंस भी दे दे, तो आप उस फिफ्थ रेसिस्टेंस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे.
ठीक, क्योंकि उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर्किट पे। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर थे और करंट उनके अक्रॉस बिल्कुल नहीं जा रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट क्यों जाएगा भाई? ठीक है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं। अब देखो, अब इस सर्किट को देखो तो समझ में आ रहा है भाई, ये I1 करंट गया यहाँ से इधर, तो कोई पाथ है ही नहीं, तो ये इधर जाएगा, IG तो 0 हो गया। तो I1 उधर चला गया, इसका मतलब P और Q सीरीज में आ गए। अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सीरीज में है। इसी तरह से इसको देखो, इसको देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ कोई पाथ नहीं है, सीधा करंट इधर जाएगा। तो I माइनस I1 अगर इधर आया तो I माइनस I1 इधर जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, और ये दोनों आपस में A और C पॉइंट के क्रॉस पैरेलल में। समझ में आई बात? इस तरह से, यानी इसी पाथ को आप ऐसे बना सकते हो, ये P, ये Q, ये R और ये S। ये हो गया पॉइंट आपका A, ये हो गया आपका पॉइंट C, ये P, ये Q, ये R और ये S। P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, PQ का इक्विवेलेंट PQ जो आएगा वो RS के साथ पैरेलल। समझ में आ गई बात? ठीक, यानी इस तरह का सर्किट दे रखा हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे बाय रिमूविंग द मिड रेसिस्टर। ठीक है, क्लियर? चले आगे। ठीक है, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, आप यहां तक समझ लें और नोट कर लें। ठीक, एक पॉइंट और जो आपको यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है कि इससे अननोन रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अननोन रेजिस्टेंस क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। देखो भाई, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, मान लीजिए इस एक S रेजिस्टेंस की बजाय मैंने क्या किया, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? अननोन रेजिस्टेंस S। ठीक, ये अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर लगाया गैल्वेनोमीटर जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि सर्किट में करंट है या नहीं, इस पाथ में करंट है या नहीं। ठीक, तो ये S रेजिस्टेंस, अब आप वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि G में करंट 0 होगा। हम बैलेंस्ड कंडीशन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में P by Q will be equal to R by unknown resistance, unknown resistance S। होगा कि नहीं होगा? ठीक, यानी जब आपने सर्किट को ऐसे डिसाइड कर लिया और आपको ये पता लग गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कंडीशन कैसी है? बैलेंस्ड वाली। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो फिर ये मान लो कि P by Q will be equal to R by unknown resistance S। ठीक, S रेजिस्टेंस अननोन के बराबर, इनका रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस S will be equal to, किसके इक्वल हो जाएगा? R into Q divided by P। आ गया आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इस यानी इस तरह से इसी की एप्लीकेशन पर हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक, तो विद दिस टुडेज क्लास इज ओवर। आज की क्लास की बात यहीं पे खत्म।